राजू मुंबई शहर में रहता था। वो एक बिजनेसमैन था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और एक 8 साल की बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास के ही इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली, जिसका नाम नताशा था, खड़ी हुई उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, आज मैंने जमीन खरीदी है और वह जमीन बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। उस जमीन पर एक घर भी बना है विधि, और तो और हम सभी लोग आज रात में ही जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वह कल अग्रवाल साहब को वहां पर ले आएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वैसे ही ये जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? कुर्ला रोड के बगल में, वहीं पर। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। कुर्ला रोड के आसपास? वहां तो लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और सुना है वो शमशान घाट शापित है। तुम भी किन बातों में पड़ गई विधि? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती हैं। तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो, और हाँ, नताशा भी हमारे साथ चलेगी। आज रात डिनर हम अपने उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि पैकिंग करने में जुट गई। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए उस घर के सामने खड़ी हुई थी। निधि ने देखा वो घर एक शमशान घाट की जमीन पर बना हुआ था। विधि के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि उस घर के आसपास कोई भी मकान मौजूद ही नहीं था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत नहीं दिखाई देती? अरे मनहूसियत कुछ नहीं होती। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूं इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके गले से चीख निकल गई। क्या हुआ? फिर देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। वह खड़ा हुआ उन सबको घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उसके शरीर में मांस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। राजू उस व्यक्ति की ओर देखकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने भारी आवाज में राहुल को जवाब दिया, मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए साफ सफाई के लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, तो तुम्हें महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना मालिक। हाँ, ठीक है, आप जाओ भी यहाँ से। राजू के कहने पर बिरजू चुपचाप वहां से चला गया। नताशा, विधि और उसकी 8 साल की बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गईं। रात का खाना खाकर वो सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। वह जब से यहाँ पर आई थी उससे बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी और वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ आ गई। मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें थी ही नहीं। उनके शरीर पर खाल, एक जली हुई चमड़ी सी मालूम पड़ रही थी। उन सबको देखकर विधि बुरी तरह से डरकर कांपने लगी। विधि ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वे चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर का खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी मगर चाहकर भी उसकी चीख निकल ही नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में उन चारों में से किसी एक की आवाज टकराई, यहाँ से चली जाओ, ये शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में अचानक जान सी आ गई। उसने फुर्ती से जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ उसे बहुत गौर से देखे जा रहा था।
क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूं लेकिन तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। निधि राजू के गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी। उसने रोते हुए राजू की ओर देखकर कहा, यहाँ से चलो राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने अभी क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने 4 अजीब लोग देखे राजू, जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी और यहाँ से चले जाने को कहा। तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब गरीब अफवाहें सुन रखी हैं। ये उसी का असर है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सो जाओ। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैं झूठ नहीं बोल रही। टेंशन मत लो। वैसे भी कल शाम को अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने के लिए आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अब मुझे और ज्यादा परेशान मत करो विधि। राजू विधि को कमरे में ले गया और गहरी नींद सो गया। मगर विधि की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। विधि बिस्तर पर जाग रही थी कि अचानक उसे छत पर उन्हीं 4 अजीब लोगों में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूर रहा था। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। अब क्या हुआ विधि? राजू, वो देखो, वही अजीब आदमी। कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो कोई नहीं है। विधि ने देखा तो वहां वास्तव में कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। नताशा अपनी बहन विधि की ओर देखकर बोली, कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे हैं दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं? तू अपने जीजू को अच्छी तरह से जानती है, वह किसी की बात नहीं मानते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिर्फ आज की बात है दीदी, जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आने वाले हैं। हम लोग आज रात ही यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी। मगर विधि ने सब्जी जैसे ही कुकर में डाली तो उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ इंसान का सर रखा हुआ था, जो पूरा का पूरा खून से लथपथ था। वो कटा हुआ सिर विधि को देखकर हंसे जा रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। क्या हुआ विधि? राजू, ये देखो, कुकर में किसी का कटा हुआ सिर रखा है। अरे इसमें तो सब्जी है और सब्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि, बस बहुत हो गया। अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही राजू। बस करो विधि। कुछ घंटों की बात है। 4-5 घंटों में अग्रवाल साहब यहाँ पहुंच जाएंगे। तब तक थोड़ी सी शांति बनाए रखो प्लीज। इतना कहकर राजू गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। डरी सहमी विधि वहां खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे। राजू अग्रवाल साहब के आने का ही इंतजार कर रहा था कि तभी एक कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बहुत डरा हुआ था। राजू ने महेश की ओर देखकर कहा, अग्रवाल साहब नहीं आए? दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? अरे कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजू, मैं अपनी इस जमीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस जमीन को खरीदने के लिए मना भी किया था। मैंने बताया था तुम्हें यहाँ के बारे में किस किस तरह की डरावनी अफवाहें मशहूर हैं, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, क्योंकि मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा यहाँ। वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर दी? मैंने जब इस मकान को बनवाया था तो सिर्फ कुछ दिन ही रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी से रहती थी। अरे तुमने अपना नौकर भेजा था ना बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजा राजू। इस मकान की चाबियां तो सिर्फ तुम्हारे ही पास थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक अजीब सा दिखने वाला लड़का था, बहुत दुबला पतला सा, और हाँ, उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से से महेश से कहा, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ महेश। अगर तुमने किसी को नहीं भेजा तो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो?
राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम रुक गए। उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, बिरजू, हमारे घर पर बहुत सालों पहले नौकर था। उसकी मौत यहाँ पर अजीब सी परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट पर हमने जला दिया था। हम उसी रात छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थीं। उसके हाथ कंकाल जैसे हो रहे थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भागती हुई आ गई। सामने का नजारा देखकर उन सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। विधि ने चीखते हुए राजू से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना राजू, अब देर मत करो, यहाँ से तुरंत निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वो सब बाहर की ओर भागने के लिए निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। राजू अपनी बेटी को गोद में उठाकर भागने लगा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ उसे घूर रहा था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते ही देखते वो सभी मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर चपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी कि अचानक पीछे से एक अधचरी लाश ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत नताशा की गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। यह देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले पर गई, वो बुरी तरह से चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ उसे घूरा जा रहा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर दिया और विधि की एक जोरदार चीख सन्नाटे को चीर गई। कुछ ही देर में विधि एक आखिरी चीख के साथ वहीं शांत होकर गिर पड़ी और सब तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन पुलिस वालों को वहां 5 लाशें मिली और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में यही चल रहा था कि कुर्ला रोड में शापित शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए। आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा?